नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बाय RNK में आप सभी का स्वागत है। आखिरकार वो छुपा सच सामने आ ही गया जिसे सास और पति ने छुपाने की भरपूर कोशिश की। 3 साल तक हर रात पति माँ के कमरे में सोने चला जाता, फिर पत्नी ने सच सुन लिया। फिर हुआ वो जिसकी कल्पना दोनों माँ बेटे ने सपने में भी नहीं की थी। मैं अब ऐसे नहीं जी सकती बेटा। दरवाजे के उस पार से पार्वती देवी की टूटी हुई फुसफुसाहट आई और वह लतिका के सीने में तीर की तरह धंस गई। हर रात तुम मुझसे वादा करते हो कि यह आखिरी बार होगा और हर रात तुम फिर लौट आते हो। लतिका ने सांस लेना ही बंद कर दिया। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर राघव की आवाज़ सुनाई दी, धीमी, थकी हुई और इतनी बदली हुई कि पहचानना मुश्किल था। मुझे पता है माँ। नहीं, तुम्हें पता नहीं है, पार्वती देवी ने और बेचैनी से कहा। अगर पता होता तो तुम यह सब बहुत पहले खत्म कर चुके होते। तुम में सच बोलने की हिम्मत होती। लतिका की टांगें कांपने लगी। सच, यह शब्द उसके भीतर ऐसे गिरा जैसे किसी गहरे कुएं में भारी पत्थर गिरता है। 3 साल से वह उनके बीच चल रही इस अजीब बात को कोई नाम देने की कोशिश कर रही थी। आदत, अपराध बोध, निर्भरता, बीमारी, चालाकी, विचित्रता, लेकिन सच कुछ और ही था। कुछ बड़ा, कुछ और अंधेरा, कुछ अंतिम। उसने अपने कान दरवाजे से और सटा दिया। मैं उसे इस तरह नहीं बता सकता, राघव बुदबुदाया। वह टूट जाएगी। पार्वती देवी के मुंह से एक कड़वी, डूबी हुई हंसी निकली। टूट जाएगी? और तुम्हें क्या लगता है तुमने इन 3 सालों में उसके साथ क्या किया है? तुमने उसे एक मरी हुई शादी में जिंदा रखा, हर रात उसे ठुकराया और वह समझ भी नहीं पाई कि क्यों। यह भी किसी औरत को तोड़ना ही होता है राघव। लतिका की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन वह हिली नहीं, वह अंदर नहीं गई, वह चिल्लाई नहीं, अभी नहीं, क्योंकि 3 साल में पहली बार वह किसी माफ़ी से ज़्यादा कीमती चीज़ को सुनने वाली थी। उस भयावहता का पूरा आकार। राघव ने जवाब देने में कुछ सेकंड लगाए। मैंने कोशिश की थी। पार्वती देवी ने थकान से सांस छोड़ी। नहीं, तुमने सिर्फ अभिनय करने की कोशिश की। दोनों बातों में फ़र्क होता है। अभिनय? यह शब्द लतिका के भीतर किसी ठंडी आग की तरह भड़क उठा। एक नई तरह का गुस्सा, दर्द से भी ज़्यादा साफ। इतने सालों तक उसने सोचा था कि उनकी शादी में कोई समस्या है जिसे धैर्य और प्यार से ठीक किया जा सकता है। कोई दीवार है जिसे गिराया जा सकता है, कोई घाव है जो भरा जा सकता है। लेकिन इस दरवाजे के पीछे वह कुछ और ही सुन रही थी। एक घायल शादी नहीं, बल्कि एक निभाई गई शादी। माँ प्लीज़, राघव बोला, मुझसे मत कहो कि मैं अब भी इस राज का बोझ उठाऊं। पार्वती देवी ने कहा, मैं बहुत उठा चुकी। मैंने ही तुम पर शादी का दबाव डाला था। मैंने ही कहा था कि एक साधारण पत्नी तुम्हें ठीक कर देगी। मैंने ही सोचा था कि अगर तुम किसी अच्छी लड़की से शादी कर लोगे तो तुम्हारे भीतर की उलझन खुद ब खुद सीधी हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ भी नहीं बदला। लतिका को लगा जैसे पूरा गलियारा झुक गया हो। गिरने से बचने के लिए उसे दीवार पर हाथ टिकाना पड़ा। ठीक कर देगी, बस यही शब्द उसके लिए काफ़ी था, यह समझने के लिए कि उसे इस घर में कौन सी भूमिका दी गई थी। उसे पत्नी बनाकर नहीं लाया गया था, उसे किसी इलाज की तरह इस्तेमाल किया गया था, एक मुखौटे की तरह, एक पुराने टूटेपन पर चढ़ा प्लास्टर बनाकर। माँ चुप हो जाइए, राघव ने इस बार कुछ सख्ती से कहा। क्यों? ताकि कल सुबह फिर मैं उसे नाश्ता बनाते देखूं और वह ऐसे जताती रहे कि उसे कुछ समझ नहीं आता, ताकि वह तुम्हारी 2 पल की मेहरबानी की टुकड़ों के लिए शुक्रगुजार बनी रहे, जबकि तुम हर रात यहाँ आकर किसी डरे हुए बच्चे की तरह सोते हो। नहीं, अब नहीं। लतिका जड़ हो गई। डरा हुआ बच्चा? एक पल के लिए
उसके भीतर लगभग करुणा सी जागी, लेकिन अगले ही पल वह करुणा उसके मुंह में सड़ गई, क्योंकि 3 साल की अपमान भरी रातें केवल इस वजह से मिट नहीं जाती कि अत्याचारी खुद भीतर से कांपता है। भीतर से फिर राघव की आवाज़ आई, इस बार ऐसे आदमी की आवाज़ जो अपनी ही कायरता से घिर चुका हो। आप चाहती थी मैं क्या करता? क्या मैं उसे हनीमून वाली रात ही बता देता कि मैं उसे उस तरह छू ही नहीं सकता जैसे एक पति को छूना चाहिए? क्या मैं कह देता कि मैंने पहले भी कोशिश की थी दूसरे लोगों के साथ और कभी कुछ नहीं बदला? क्या मैं कह देता कि मैंने शादी इसलिए की कि शायद इस बार सब ठीक हो जाए? लतिका ने आंखें बंद कर ली। यही था पहली परत। उसके शरीर ने दिमाग से पहले प्रतिक्रिया दी। पसलियों के नीचे अचानक खालीपन, कड़वी मितली बर्फ जैसे ठंडे हाथ। वह उसे ठुकरा नहीं रहा था, कभी भी नहीं। और अजीब बात यह थी कि यह जानना उसे और भी ज़्यादा तोड़ रहा था। पार्वती देवी फिर बोली, इस बार बहुत धीमे, तुम्हें यह शादी से पहले बता देना चाहिए था। मुझे पता है तुम्हें उसे जाने देना चाहिए था। मुझे पता है तुम्हें अपने पिता मुझसे सबसे लड़कर कहना चाहिए था। नहीं, राघव चुप रहा, क्योंकि उसका मौन ही उसके लिए जवाब बन चुका था। लतिका दरवाजे के एक कदम पीछे हट गई। वह अब और नहीं सुनना चाहती थी, और उसी समय उसे सब कुछ सुनना भी था, सब कुछ। पार्वती देवी की आवाज़ फिर आई, थकी हुई, अचानक बहुत बूढ़ी लगने लगी। तुम्हारे पिता ने तुम्हें बचपन से तोड़ा था। मैंने सब देखा था। वह तुम्हारा मजाक उड़ाते थे क्योंकि तुम अलग थे। तुम्हें ज़बरदस्ती मर्द बनना सिखाते थे। सख्त मर्द, सही मर्द, रोता नहीं मर्द, कांपता नहीं मर्द, दूसरे मर्दों को ज़्यादा देर तक देखता नहीं मर्द। मैंने तुम्हें 15 की उम्र में कांपते देखा था जब उन्हें वे चिट्ठियाँ मिली थी। मैंने तुम्हें डर के मारे उल्टियाँ करते देखा था जब उन्होंने तुम्हें पीटा था, और तुम्हें उस घर से निकालने के बजाय, तुम्हारे लिए लड़ने के बजाय मैंने तुम्हें बस और बेहतर छिपना सिखाया। लतिका का सीना कस गया। चिट्ठियाँ, दूसरे मर्द, अलग। अचानक सारे साल एक भयानक आकार में ढलने लगे। राघव अपनी माँ के साथ इसलिए नहीं सोता था कि वह उससे प्रेम करता था, और न ही इसलिए कि उनके बीच वह पापपूर्ण रिश्ता था जिससे लतिका अपनी सबसे भयानक अनकही आशंकाओं में डरती रही थी। वह वहाँ इसलिए सोता था क्योंकि उसकी माँ का कमरा उसके बचपन की आखिरी सुरक्षित शरण बन गया था, उस झूठ से बचने की जगह जिसे वह बड़े होकर जी रहा था। वह वहाँ चाहत से नहीं जाता था, बल्कि पीछे लौट जाने की बीमारी, अपराध बोध और डर पर टिकी एक बीमार भावनात्मक निर्भरता के कारण जाता था। और वह अपनी पत्नी के बिस्तर से इसलिए बचता था क्योंकि उसने कभी सचमुच उस पति की भूमिका चाही ही नहीं थी जिसका वह नाटक कर रहा था। यह सच लतिका की सांसें एक नई तरह से रोक रहा था। यह वह जवाब नहीं था जिससे वह डरती रही थी, लेकिन यह कोई राहत भी नहीं था क्योंकि मूल बात तो वही थी। उसका इस्तेमाल किया गया था। उसे समाज की नज़रों से बचने के लिए ढाल बनाया गया था। बाप के डर से, माँ की जिद से, कस्बे की जुबान से और अपने ही शर्म से बचने के लिए। और इस सब में उसके जीवन के 3 साल छीन लिए गए थे। पार्वती देवी रोने लगी। मैंने सोचा था मैं तुम्हें बचा रही हूँ। उन्होंने कहा, मैंने सोचा था अगर तुम शादी कर लोगे, अगर कस्बे वाले चुप हो जाएं, अगर तुम्हारे पिता यह सोचकर मरे कि तुम सामान्य हो, तो तुम्हारे भीतर सब अपने आप सीधा हो जाएगा। लेकिन मैंने तो उस लड़की की ज़िंदगी ही बर्बाद कर दी। अब लतिका और गलियारे में खड़ी भूत की तरह नहीं सुन सकी। उसने दरवाज़ा खोल दिया जोर से। दोनों एक साथ उसकी ओर मुड़े। राघव बिस्तर के किनारे बैठा था, उसी टी शर्ट में जो पहनकर वह अपने कमरे से निकला था।
पार्वती देवी तकियों से टिककर बैठी थी, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ, और उसे देखकर उनके चेहरे पर ऐसा भय उतर आया जैसे कि दुनिया ही खत्म हो गई हो। लतिका दरवाजे पर खड़ी रही। वह चिल्लाई नहीं, वह रोई नहीं, उसने कोई तमाशा नहीं किया, और शायद इसी वजह से कमरे का तनाव असहनीय हो गया। बोलते रहो, उसने इतनी शांत आवाज में कहा कि तीनों को वह आवाज अपनी नहीं लगी। मैं बाकी हिस्सा भी सुनना चाहती हूँ। राघव तुरंत खड़ा हो गया। लतिका, मेरा नाम ऐसे मत लो जैसे अब वह तुम्हें बचा लेगा। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। तुम्हें यह सब इस तरह नहीं सुनना चाहिए था। लतिका के मुंह से अनचाहे एक खोखली हंसी निकल गई। नहीं, बिल्कुल नहीं। शायद तुम्हारी असली योजना यह थी कि मैं हर रात अपने शरीर से यह सब महसूस करती रहूं, पर कभी शब्दों में न सुनूं। पार्वती देवी ने अपना चेहरा हाथों में छिपा लिया। बेटी, लतिका तुरंत उनकी ओर मुड़ी। मुझे बेटी मत कहिए, आज के बाद कभी नहीं। उस एक वाक्य ने पार्वती देवी के हाथ धीरे धीरे नीचे कर दिए। वे टूट चुकी थी। बैठ जाइए, लतिका ने कहा। कोई नहीं हिला। मैंने कहा बैठ जाइए। दोनों बैठ गए, जैसे दो बच्चे जिन्हें किसी ऐसे हादसे का हिसाब देना हो जो उनके हाथ से बहुत आगे निकल गया हो। लतिका कमरे में आई, पीछे से दरवाज़ा बंद किया और खड़ी ही रही। वह बैठने वाली नहीं थी। नहीं, जब उसके पैर अब भी शर्म, गुस्से और उस अथाह दुख से कांप रहे थे जो अब धीरे धीरे ठंडा होता जा रहा था। उसने सबसे पहले राघव की ओर देखा। क्या तुम समलैंगिक हो? सवाल सीधा था, साफ था, बिना किसी घुमाव के। राघव ने आंखें बंद कर ली। पार्वती देवी के मुंह से एक हल्की सिसकी निकली। जवाब देने में उसे कई सेकंड लगे। हाँ, लतिका ने बस एक बार सिर हिलाया। इस साफ जवाब ने दुनिया को कम उलझा हुआ बना दिया, लेकिन कम निर्दयी नहीं। क्या तुम यह शादी से पहले जानते थे? हाँ, पूरी तरह। उसने गले में अटकी लार निगली। हाँ, लतिका ने फिर सिर हिलाया। हर जवाब उसके भीतर बड़ी सटीकता से धंस रहा था। तो तुम जानते थे कि तुम मुझे पत्नी की तरह प्यार नहीं करते। मैं तुम्हारी परवाह करता था। वह जल्दी से बोला, लगभग हताश होकर। सच में करता था? लतिका ने हाथ उठाकर उसे रोका। नहीं, दया, लगाव, स्नेह या आदत को उस चीज़ के साथ मत मिलाओ जो तुमने मेरे साथ किया। किसी भी रूप में मेरी परवाह करना इस बात को कम भयावह नहीं बना देता कि तुमने मुझे अपनी ढाल बना लिया। ढाल, यह शब्द उसके चेहरे पर साफ चोट की तरह लगा, क्योंकि सच्चाई वही थी। उसने गर्दन के पीछे हाथ फेरा और नजरें झुका ली। मैंने सोचा था मैं बदल सकता हूँ, वह बुदबुदाया। मैंने सोचा था कि अगर मैं शादी कर लूँ, अगर सब कुछ वैसे करूँ जैसे दुनिया चाहती है, अगर एक अच्छी पत्नी, शांत घर और ठीक ठाक जिंदगी हो, तो वह सब अपने आप बुझ जाएगा। वह सब, लतिका ने दोहराया। खुद को पुकारने का कितना कायर तरीका है यह। पार्वती देवी चुपचाप रो रही थी। लतिका उनकी ओर मुड़ी। और आपको कब से पता था? पार्वती देवी उसकी आंखों में नहीं देख सकी। जब वह 16 साल का था। 16। उन्होंने टूटे हुए अंदाज में सिर हिलाया। मुझे कुछ चिट्ठियाँ मिली थी, उसके पिता को भी मिल गईं। उन्होंने उसे इतनी बुरी तरह पीटा कि मुझे लगा वह उसे मार डालेंगे। उसके बाद राघव बदल गया। वह चुप रहने लगा, डर डर कर जीने लगा। कुछ भी करता बस ताकि किसी को गुस्सा ना आए। मैं उसे बचाना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे गलत तरीके से बचाया। लतिका ने मुट्ठियां भींच ली। नहीं, आपने उसे बचाया नहीं, आपने उसे और बेहतर झूठ बोलना सिखाया, और फिर मुझे दवा की तरह उसके हाथ में पकड़ा दिया। यह वाक्य कमरे में एक घिनौनी सच्चाई की तरह रह गया। किसी ने उसका विरोध नहीं किया, क्योंकि कोई कर ही नहीं सकता था। क्या यह आपकी ही सलाह थी कि वह शादी करे?
लतिका ने पूछा। पार्वती देवी ने जवाब देने में देर लगा दी, बहुत देर। हाँ, उन्होंने अंततः फुसफुसाकर कहा, मेरी। यह जवाब तमाचे जैसा था, पूरा आश्चर्य नहीं। लतिका को इसका अंदाजा गलियारे में ही हो गया था, लेकिन इसे इस तरह साफ साफ सुनना कुछ और ही था। और मैं ही क्यों? पार्वती देवी ने आंसुओं से भरी आंखें उठाई। क्योंकि तुम अच्छी थी, समझदार थी, शांत थी, घर संभालने वाली थी। मुझे लगा था अगर कोई इस घर को सुकून दे सकता है तो वह तुम हो। लतिका को लगा उसका गुस्सा अब ऐसी बेइज्जती के साथ मिल गया है जो इतनी गहरी थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया। उसे प्यार के लिए नहीं चुना गया था, आकर्षण के लिए भी नहीं। उसे इसलिए चुना गया था क्योंकि वह सह लेगी, अच्छी, समझदार, शांत, यानी कि बलि के लिए सुविधाजनक। आपने मुझे इसलिए चुना क्योंकि आपको लगा मैं इस झूठ को सबसे ज़्यादा चुपचाप सह लूँगी। लतिका ने कहा, यह सवाल नहीं था, फैसला था। राघव ने नज़र उठाई। ऐसा नहीं था लतिका। लतिका उसकी ओर बहुत धीरे मुड़ी। तो फिर मुझे समझाओ कि क्या था, क्योंकि अभी तक तो सब बिल्कुल साफ दिख रहा है। तुम जानते थे तुम कौन हो। तुम उसका सामना नहीं करना चाहते थे। तुम्हारी माँ को तुम्हें ठीक करने के लिए एक सम्मानित पत्नी चाहिए थी, और मैं तुम्हें एक ऐसी लड़की लगी जो अच्छी है, चुप है और इतनी तहजीबदार है कि पूरे कस्बे में आग नहीं लगा देगी। अब बताओ मैं कहाँ गलत हूँ? वह नहीं बता पाया क्योंकि बचने की कोई जगह ही नहीं थी। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें किसी और तरह खुश रख सकता हूँ, वह बुदबुदाया। लतिका उसे देखती रही। उस वाक्य ने उसके भीतर लगभग घृणा जैसी चीज भर दी। किस और तरह? राशन का खर्चा उठाकर? पूछकर कि मैंने खाना खाया या नहीं? मुझे 3 साल हर रात वैवाहिक बिस्तर पर अकेला छोड़कर, और यह उम्मीद करके कि मैं तुम्हारे 2 मीठे शब्दों के बदले सब भूल जाऊंगी। वह चुप रहा। तभी पार्वती देवी लगभग बच्चे जैसी हताशा में बोली, हम तुम्हें बर्बाद नहीं करना चाहते थे। लतिका के मुंह से फिर एक छोटी सी हंसी निकली, लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसू थे। और फिर भी आपने यही किया। अजीब बात है, जो लोग कहते हैं कि उनका इरादा किसी को तोड़ने का नहीं था, और वही अक्सर सबसे ज़्यादा तोड़ते हैं। कमरे में लंबा मौन फैल गया। बाहर कोई कुत्ता भौंका। गली से एक गाड़ी धीरे धीरे गुजरी। भोर से पहले की रात वैसे ही चलती रही जैसे दुनिया में कुछ हुआ ही ना हो, जबकि इस कमरे में एक पूरी जिंदगी सड़कर खत्म हो रही थी। लतिका ने गहरी सांस ली। फिर उसने वह पूछा जो सबसे ज़्यादा जानना था, भले ही वह जवाब से डर रही थी। क्या तुमने कभी मुझे सचमुच चाहा था? राघव ने तुरंत आंखें बंद कर ली। वह जवाब नहीं देना चाहता था, यह साफ दिख रहा था, लेकिन अब उसके पास चुप रहने का कोई हक नहीं था। जितना तुम्हारा हक था उतना नहीं, उसने आखिरकार कहा। लतिका को महसूस हुआ कि उसके भीतर कुछ हिंसक तरीके से अपनी जगह पर आ बैठा है। इसलिए नहीं कि दर्द कम हो गया था, बल्कि इसलिए कि अब वह उलझन में नहीं थी। वह बदसूरत नहीं थी, वह कम नहीं थी, वह अंतरंगता में असफल नहीं थी, वह ठंडी नहीं थी, वह किसी भी तरह से अधूरी नहीं थी। कभी समस्या वह थी ही नहीं। यह एहसास एक साथ आज़ाद भी कर रहा था और तबाह भी। आखिरकार आंसू उसके गालों पर बह निकले। उसने हाथ के पिछले हिस्से से उन्हें पूछा, खुद पर ही गुस्सा करते हुए कि वह इनके सामने रो रही है, लेकिन रोक भी नहीं पा रही थी। 3 साल, उसने कहा, 3 साल मैं खुद से पूछती रही कि मुझ में क्या कमी है। 3 साल मैं सोचती रही कि क्या मेरा शरीर गलत है, क्या बोलने का ढंग गलत है, क्या तुम्हें छूने का तरीका गलत है, क्या मेरी चाहत गलत है। 3 साल मैं खुद को दोष देती रही, जबकि वह समस्या तुम दोनों को उस दिन से पता थी जिस दिन मैंने अपनी शादी का लहंगा पहना था।
पार्वती देवी की सिसकियां तेज हो गईं। मुझे माफ़ कर दो। नहीं, लतिका ने और ऊंची आवाज़ में कहा, आप मुझसे माफ़ी मांग कर यह मत समझिए कि हम इससे कुछ साफ हो जाएगा। आपने मुझे लाल जोड़े में इस घर में आते देखा, यह जानते हुए कि मैं एक बीमार नाटक में भूमिका निभाने आई हूँ। आप मुझे मुस्कुराकर देखती रहीं, यह जानते हुए कि आपका बेटा मुझे कभी वह नहीं देगा जो एक पति को देना चाहिए। आपने मुझे बहू कहा, मेरे हाथों में पूजा की थाली थमाई, कहा कि मैं राघव का ख्याल रखूं, और पूरे समय मैं आपकी शर्म की दरार पर चढ़ा एक प्लास्टर भर थी। पार्वती देवी खुद में ही सिमट गई। राघव ने एक कदम बढ़ाया, जैसे ही वह उसके करीब आना चाहता हो। मुझे मत छूना, लतिका ने बिना उसकी ओर देखे कहा। वह वहीं रुक गया। क्या कोई और है? लतिका ने फिर पूछा। राघव ने भौहें सिकोड़ ली। क्या कोई आदमी है? क्या इन सब वर्षों में कोई रहा है? यह सवाल उसे एकदम स्थिर कर गया। पार्वती देवी ने घबराकर सिर उठाया। उसे इसका जवाब मत दो। नहीं माँ, लतिका की आवाज़ बर्फ जैसी ठंडी थी। अब जवाब वही देगा। राघव ने देर की, लेकिन आखिर सिर हिला दिया। हाँ, लतिका की सांस अटक गई। कब से? 1 साल से। यह संख्या उसके आर पार चली गई। 1 साल? तो उसने उसे सिर्फ ढाल बनाकर ही नहीं रखा था, उसने उस झूठ को निभाने की भी इज्जत नहीं की। जब वह अंधेरे में इस टूटी हुई शादी को बचाने की कोशिश कर रही थी, तब वह कहीं और अपने किसी हिस्से को जी भी रहा था। क्या तुम उससे प्यार करते हो? राघव ने मुंह खोला, फिर आंखें बंद कर ली। हाँ, यही आखिरी घाव था, क्योंकि पहली बार लतिका ने साफ देखा वह एक चीज जो उसे कभी नहीं मिली, सच्चे प्रेम की सच्चाई। चाहे देर से आई हो, चाहे गलत तरीके से जी गई हो, लतिका बिल्कुल स्थिर खड़ी रही। वह चीखी नहीं, उसने उसे कायर नहीं कहा, हालांकि वह शब्द उसकी जीभ पर जल रहा था। वह बस उसे ऐसे देखती रही जैसे कोई इमारत देखी जाती है जो अब पूरी तरह ढह चुकी हो। तो यह सिर्फ डर नहीं था, उसने कहा, यह स्वार्थ भी था। तुम्हें दोनों चीज़ें चाहिए थी, वह गुप्त जिंदगी जिसे तुम सच में चाहते थे, और वह सम्मानित पत्नी जो तुम्हें दुनिया से बचाए रखे। वह उसका विरोध नहीं कर सका, क्योंकि सच यही था। कौन है वह? उसने पूछा। राघव ने सिर हिला दिया। यह बात किसी और को जानने की जरूरत नहीं। सही कहा, लतिका बोली, जैसे मुझे भी इस झूठ में जीने की कोई ज़रूरत नहीं थी, और फिर भी मैं यहाँ हूँ। वह मुड़ी और दरवाजे की ओर बढ़ी। अब इस कमरे में कहने लायक कुछ भी उपयोगी नहीं बचा था। पार्वती देवी ने टूटी हुई आवाज़ में पुकारा, कहाँ जा रही हो? लतिका रुक गई, हाथ कुंडी पर था। उसने उस खाली वैवाहिक बिस्तर के बारे में सोचा, उन अनगिनत रातों के बारे में जब वह तकियों को बाहों में भरकर सोई थी और राघव गलियारा पार करके चला जाता था। सास के जहरीले तानों के बारे में, अपनी ही विनम्र मुस्कान के बारे में जो उसने सिर्फ घर का माहौल खराब न हो इसलिए पहन रखी थी। कस्बे के उन लोगों के बारे में जो उसे आदर्श बेटा कहते थे, और उन सब चीज़ों के बारे में जो उसके भीतर बिना नाम के धीरे धीरे मरती रही थी। वह एक आखिरी बार मुड़ी। उस जिंदगी से बाहर निकलने जो तुम लोगों ने मेरे लिए बनाई थी, बिना मुझसे पूछे, और वह बाहर निकल गई। वह भागी नहीं, उसने कोई शोर नहीं किया। वह अपने वैवाहिक कमरे में गई, लाइट जलाई, और 3 साल में पहली बार उस कमरे को वैसे देखा जैसे वह सच में था। एक मंच, साफ, ठीक ठाक, व्यवस्थित, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ से खाली। उसने अलमारी से एक सूटकेस निकाला और बिना ठीक से तह किए कपड़े उसमें डालने लगी। बहुत कम सामान, सिर्फ ज़रूरी चीज़ें। हर कपड़ा उसे अचानक किसी और औरत का लगने लगा। उस औरत का जो अब भी यह मानती थी कि अगर वह थोड़ी और धैर्यवान रहेगी
तो प्यार कभी न कभी आ ही जाएगा। जब वह दूसरा बैग निकाल रही थी तभी दरवाजे पर राघव आ खड़ा हुआ। लतिका, उसने उसकी तरफ देखा तक नहीं। मुझे रोकने की कोशिश मत करना। मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहता, बस बात करना चाहता हूँ। जो बात तुम्हें 3 साल पहले करनी चाहिए थी, वह अब बहुत देर से कर रहे हो। वह चुपचाप खड़ा रहा। मुझे नहीं पता इसे कैसे ठीक करूं, उसने कहा। इस बार लतिका ने उसकी ओर देखा। यह ठीक नहीं हो सकता और यही पहली सच्ची बात है जिसे तुम्हें स्वीकार करना चाहिए। उसने उसे लार निगलते देखा, दर्द देखा, अपराध बोध देखा, डर भी देखा और अपनी हैरानी के लिए उसने पाया उनमें से किसी चीज ने उसके भीतर कोमलता नहीं जगाई, सिर्फ थकान। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, उसने कहा, और फिर भी तुम्हारी पूरी जिंदगी उसी चोट के इर्द गिर्द बनाई गई थी। वह फिर कपड़े रखने लगी। राघव एक कदम और भीतर आया। तुम कहाँ जाओगी? प्रिया के घर। उसकी सबसे अच्छी दोस्त पास वाले मोहल्ले में रहती थी, एक छोटे से घर में। लतिका ने अभी उसे बताया नहीं था, लेकिन उसे मालूम था रात के 3 बजे भी वह दरवाज़ा खोल देगी। कस्बे में बातें होंगी, राघव ने धीमे से कहा। लतिका कुछ पल के लिए बिल्कुल स्थिर खड़ी रह गई। फिर उसने हाथ में पकड़ा ब्लाउज बिस्तर पर रखा और बहुत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। वही, उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अब भी तुम्हारी समस्या है। मेरी समस्या आज से यह है कि मैं उन लोगों की इज्जत बचाने के लिए चुपचाप मरना बंद कर दूं जिन्होंने मुझे इस्तेमाल किया। उस वाक्य ने उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अच्छा हुआ। लतिका ने सामान समेटना पूरा किया। कमरे से निकलने से पहले उसने ड्रेसिंग टेबल पर रखी शादी की फोटो उठाई। बस 1 सेकंड देखा। उसमें वे दोनों मुस्कुरा रहे थे। फूल, वादे और लेस में सिला हुआ एक विशाल झूठ। उसने फोटो को उल्टा रख दिया, तोड़कर नहीं फेंका। अभी नहीं। हॉल में पार्वती देवी अभी भी बैठी थी, जैसे एक ही रात में अचानक बूढ़ी हो गई हों। लतिका को बैग के साथ गुजरते देख उन्होंने सिर उठाया। मुझे इस सब के साथ अकेला मत छोड़ो, उन्होंने फुसफुसाकर कहा। लतिका रुक गई। कितना निर्दयी वाक्य है, उसने सोचा, और कितना सच बताने वाला। पूरी जिंदगी पार्वती देवी अपने डर के परिणामों के साथ अकेली नहीं रहना चाहती थी। पहले उन्होंने राघव को इस्तेमाल किया, फिर लतिका को, और अब जब सब टूट चुका था वह लतिका को फिर रोकना चाहती थी। गवाह की तरह, गद्दी की तरह, 2 टूटे हुए लोगों के बीच रखे कुशन की तरह। आप कई सालों से इस सब के साथ अकेली नहीं थी, लतिका ने कहा और राघव के कमरे की ओर देखा। अब आपकी बारी है। उसने मुख्य दरवाज़ा खोला। भोर से पहले की ठंडी हवा उसके चेहरे से ऐसे टकराई जैसे किसी ने साफ थप्पड़ मारा हो। वह बाहर निकली और पीछे से दरवाज़ा बंद कर दिया, और तभी सुनसान गली में 2 सूटकेस और मलबे हुए दिल के साथ उसने खुद को झुकने दिया और रो पड़ी। उसके लिए नहीं, शादी के लिए भी नहीं। वह उस औरत के लिए रोई जो 3 साल तक बनी रही। उस औरत के लिए जिसने सवाल निगल लिए ताकि कृतघ्न न लगे। उस औरत के लिए जिसने अजीब अपमान इसलिए सह लिए क्योंकि शायद माँ जी को सच में उसकी ज़रूरत है। उस औरत के लिए जिसने अपने शरीर में ही कमी ढूंढनी शुरू कर दी। उस औरत के लिए जो पार्वती देवी के तानों पर मुस्कुराती रही। उस औरत के लिए जिसके पास अब तक उस एहसास का नाम नहीं था कि तुम किसी ऐसे इंसान के बगल में सो रही हो जो दरअसल वहाँ है ही नहीं। प्रिया ने बिना ज़्यादा सवाल किए दरवाज़ा खोल दिया। सिर्फ बैग, सूजी हुई आँखें और रात का समय देखकर ही वह समझ गई कि यह मुलाकात नहीं है। अंदर आजा, उसने कहा। लतिका अंदर चली गई और उस रसोई में जहाँ साबुन और बासी चाय की मिली जुली गंध थी, उसने सब कुछ बता दिया।
साफ सुथरे क्रम में नहीं, न ही किसी गरिमा के साथ। उसने वैसा कहा जैसे आपदा आखिरकार एक मुंह पाले। रातें, माँ, सच, समलैंगिक बेटा, प्रेमी, बीमार, शादी, बर्बाद हुए साल। प्रिया ने बीच में टोक कर कुछ नहीं कहा। जब लतिका बोल चुकी तो उसने बेचारी नहीं कहा। उसने यह भी नहीं कहा कि सब ठीक हो जाएगा। उसने कुछ और बेहतर कहा, तू पागल नहीं थी। लतिका की छाती से एक भारी सिसकी निकली, क्योंकि हाँ, यह भी उतना ही सच था। इतने साल उसे लगता रहा था कि घर में कुछ टेढ़ा है, कुछ ऐसा जिसे वह नाम नहीं दे पा रही, और वह खुद को उसी सोच के लिए कोसती रही। उसे डर था कि कहीं वह संदेही, जरूरत से ज्यादा जलन करने वाली या गलत सोचने वाली औरत तो नहीं। और अब किसी सुरक्षित रसोई में बैठी पहली बार किसी ने उससे कहा था, उसका शरीर उससे झूठ नहीं बोल रहा था। वह पागल नहीं थी, वह बस एक ऐसे सच के भीतर फंसी थी जिसे बाकी लोग उससे छीनते रहे। अगले कुछ दिन बेहद क्रूर थे। कस्बे में बातें हुई जैसी होनी ही थी, इतनी हुई कि थमती ही नहीं थी। किसी ने कहा राघव हमेशा से अजीब था। किसी ने कहा पार्वती देवी ने उसे ज्यादा सिर चढ़ाया। किसी ने कहा लतिका अपने पति को बांधकर नहीं रख पाई। किसी ने ये भी कहा कि यह सब आधुनिक जमाने का असर है। किसी ने कहा जरूर लतिका की जिंदगी में कोई और होगा। किसी ने कहा बेचारी, किसी ने कहा शर्म, किसी ने कहा भगवान की सजा, किसी ने कहा पुराना राज। लोग हमेशा मैले वाले शब्द ही इस्तेमाल करते हैं जब वे किसी चीज की निजी कीमत नहीं समझते। लतिका ने उन्हें बोलने दिया। वह एक हफ्ते तक उस घर में वापस नहीं गई। फिर प्रिया और अपने बड़े भाई के साथ गई बाकी सामान लेने। राघव सोफे पर सो रहा था। पार्वती देवी 10 साल और बूढ़ी लग रही थी। किसी ने झगड़ा नहीं किया। उस समय मौन ही ज्यादा भला और ज्यादा सभ्य था। लतिका ने पहले विवाह निरस्तीकरण के बारे में सोचा, फिर सही सलाह मिलने पर तलाक का मामला शुरू किया, क्योंकि निरस्तीकरण में और ज्यादा अपमान था और ठोस न्याय कम था। वह दुनिया के सामने अपने शरीर से जानी हुई बात फिर साबित करने में एक और साल नहीं गंवाना चाहती थी। उसे बस निकलना था, बस। राघव ने बिना ज्यादा विरोध किए कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए। यह भी चुभा, क्योंकि उसकी यह आसानी से हार मान लेना भी साबित कर रही थी कि वह इस शादी में पति बनकर कभी सचमुच था ही नहीं। कई महीने लगे, तब जाकर लतिका एक पूरी रात सो पाई। बिना रात के 2 बजे चौंक कर उठी, सिर्फ इस वजह से कि उसे याद आता था। अब तक तो वह उठकर गलियारा पार कर चुका होता। कई महीने लगे, तब जाकर उसकी आदत टूटी कि वह अचानक सोचे, क्या अब वह अपनी माँ के कमरे में जा चुका होगा। कई महीने लगे, तब जाकर वह आईने में खुद को देखकर यह पूछना बंद कर पाई, क्या उसके शरीर में कुछ ऐसा है जो मर्दों को दूर भगा देता है। लेकिन उसने यह सब पार किया, धीरे धीरे, थेरेपी के सहारे, प्रिया के आंगन में बैठकर, अपने काम में डूबकर, उन लंबी दोपहरों के साथ जिनमें उसे कुछ भी होने का अभिनय नहीं करना पड़ता था, और इस कठोर, लगभग हिंसक एहसास के साथ कि साफ सुथरी अकेलापन उस साथ से कहीं कम दर्द देता है जो सिर्फ एक मुखौटा हो। लगभग 1 साल बाद एक दिन कस्बे के चौक में उसकी मुलाकात राघव से हो गई। वह अकेला था, पहले से दुबला, कम कसा हुआ। उसने ऐसे अभिवादन किया जिसमें शर्म और कृतज्ञता दोनों मिले हुए थे। इतना कि सहना मुश्किल हो। मैं अब बेंगलुरु में रहता हूँ, उसने कहा। उसके साथ लतिका ने सिर हिला दिया। उसे न जलन हुई न गुस्सा, बस एक संयत सी उदासी महसूस हुई इस बात की कि उसे वहां पहुंचने के लिए इतना टेढ़ा रास्ता क्यों चाहिए था, जहां उसे शुरू से जाना चाहिए था। उम्मीद है अब तुम डर के कारण किसी और की जिंदगी बर्बाद नहीं करोगे।
उसने कहा। राघव ने नज़रें झुका ली। नहीं, और पहली बार लतिका ने उस पर विश्वास कर लिया। इसलिए नहीं कि वह उस पर फिर भरोसा करने लगी थी, बल्कि इसलिए कि कभी कभी पराजय इंसान को सद्गुण से भी ज़्यादा ईमानदार बना देती है। पार्वती देवी के साथ बात अलग रही। कुछ महीनों बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं, बस शरीर ने उस बोझ की कीमत वसूलनी शुरू कर दी जिसे उन्होंने बरसों तक प्यार का नाम देकर विकृत किया था। लतिका उनसे सिर्फ एक बार मिलने गई, वह भी प्रिया के साथ। माफ़ी के लिए नहीं, बस एक दरवाज़ा बंद करने के लिए। उसे देखते ही पार्वती देवी रो पड़ी। मुझे तुमसे माफ़ी की उम्मीद नहीं है, उन्होंने कहा। लतिका उन्हें काफ़ी देर तक देखती रही और फिर उसने कुछ ऐसा महसूस किया जिसने उसे खुद चौंका दिया। अब वह उनसे नफरत नहीं करती थी। उसने उन्हें माफ़ नहीं किया, उनका बचाव नहीं किया, उन्हें अपने करीब नहीं आने दिया, लेकिन उसके भीतर की नफरत घिस चुकी थी। नहीं, उसने कहा, और मैं आपको यह राहत भी नहीं दूंगी, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगी। आपने अपने बेटे के साथ सबसे बुरा यह नहीं किया कि आपने उसे स्वीकार नहीं किया। सबसे बुरा आपने यह किया कि आपने उसे सिखाया दूसरों के प्यार को ढाल बनाकर छिपना। पार्वती देवी ने आंखें बंद कर ली, धीरे से सिर हिलाया और ज़्यादा रोने लगी। लतिका वहाँ से निकलते हुए एक नई तरह की हल्कापन महसूस कर रही थी। इसलिए नहीं कि सब कुछ ठीक हो गया था, बल्कि इसलिए कि अब उसे इस कहानी को अपने सीने में किसी पराये पत्थर की तरह ढोते रहना नहीं था। हम अक्सर सोचते रहते हैं कि किसी कहानी का सबसे बड़ा सच वही होता है, कोई चौंका देने वाला रहस्य, कोई ऐसा खुलासा जो सब कुछ बदल दे। हमेशा ऐसा नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ा सच उसके बाद आता है, उस पल में जब एक औरत समझती है कि वह कभी अवांछित नहीं थी, वह टूटी हुई नहीं थी, वह बड़ा चढ़ाकर नहीं सोच रही थी। रात के 2 बजे जो उसे महसूस होता था वह पागलपन या वहम नहीं था, वह उस सच्चाई की सटीक आहट थी कि उसे एक झूठ के कारण धीरे धीरे हटाया जा रहा था, जो उसके आने से बहुत पहले बना दिया गया था। हाँ, राघव हर रात अपनी माँ के साथ सोता था, लेकिन असली समस्या सिर्फ वह बिस्तर कभी नहीं था। असली समस्या वह पूरी व्यवस्था थी, डर, शर्म, नियंत्रण और सामाजिक दिखावे की, जिसे खड़ा किए बिना वह यह सामना नहीं कर सकता था कि वह सच में कौन है। और उस व्यवस्था की कीमत लतिका ने अपने जीवन के 3 साल देकर चुकाई। फिर भी अंत में वह भी सबसे ज़रूरी बात नहीं रही, क्योंकि आखिरकार उसकी कहानी उस रात नहीं बदली जब उसने उसका पीछा किया था। उसकी कहानी बदली अगली रात और उसके बाद वाली रात और उन सभी रातों में जो उसके बाद आई। वे रातें जब वह आखिरकार अकेली सो सकी, बिना यह महसूस किए कि कोई उसे बस आधा चुन रहा है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। इस कहानी को सुनने के बाद अपनी राय ज़रूर से दीजिएगा। क्या एक लड़की को किसी की ढाल बनाकर इस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए था?